हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन इज इजल। आइए दोस्तों, हमारा सेशन चल रहा था साइंस क्लास का, जो ऑल इंडिया कंपटीशन के लिए इम्पोर्टेंट क्लास है। फाउंडेशन बैच है। पूरे भारत हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट की हो, कोई सी भी एग्जाम हो, सबके लिए ये साइंस क्लास का फाउंडेशन बैच इंपॉर्टेंट है। इसमें हमने एमसीक्यूज क्वेश्चंस और थ्योरी, अभी हमारी थ्योरी की क्लास चल रही है फिलहाल, और आने वाले टाइम में हम एमसीक्यूज क्वेश्चंस भी लाएंगे जो हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे 2025 की सभी एग्जाम्स के लिए। चलिए, हम पिछले क्लास में पढ़ चुके थे और फाउंडेशन बैच हमारा सर आपको बता चुके हम साइंस एंड विज्ञान का थ्योरी एंड एमसीक्यूज क्वेश्चन, एमसीक्यू क्वेश्चंस क्लास नंबर 3 है हमारी सर। पिछले क्लास में हम 2 में ये पढ़ चुके थे कि साइंस जो होती है उसको विज्ञान बोलते हैं। 5 प्रकार की होती है, 6 प्रकार की होती है। देखो, बायोलॉजी जीव विज्ञान, केमिस्ट्री रसायन विज्ञान, फिजिक्स भौतिक विज्ञान, एंड चौथे नंबर पर थी हमारी एनवायरमेंट पर्यावरण विज्ञान, जिसमें हम क्लाइमेट एंड जियोग्राफी वातावरण भूविज्ञान के बारे में पढ़ते हैं। पांचवी थी हमारी कंप्यूटर साइंस, छठा था हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी। उसके बाद में हम जीव विज्ञान की चर्चा कर रहे थे। बायोलॉजी में पादप जगत होता है, एक मनुष्य जगत होता है, मानव जगत, एक होता है जीव जंतु और कीट पतंग पशु पक्षी, उनके बारे में हम यहाँ पर चर्चा कर चुके थे। और उसके बाद में सर हमने पढ़ा था यहाँ पर, जो देखो विज्ञान के बारे में विकास का सिद्धांत पढ़ लिया था। फिर हमने विकास की प्रक्रिया पढ़ ली थी, टेरोसोर नाम के पक्षी की प्रक्रिया पढ़ ली थी, विकास का सिद्धांत पढ़ लिया था। फ्रांसीसी जो जीव विज्ञानी उन्होंने जो उत्पन्न की थी उनके बारे में पढ़ लिया था हमने। डार्विन का सिद्धांत पढ़ लिया था सर हमने। जीव विज्ञान और विज्ञान जीवन का विज्ञान पढ़ लिया था। ठीक है सर। उसके बाद हमने सजीव और निर्जीव के बारे में पढ़ लिया था, प्राणी जगत का वर्गीकरण पढ़ लिया था, और फिर उनके जो वर्गीकरण थे उनके बारे में जान लिया था, पैरोजोआ, यूमेटोजोआ। फिर पादप एवं कोशिकाओं की संरचना पढ़ ली थी हमने। ठीक है सर, यहाँ उनके स्ट्रक्चर को जान लिया था। पशुओं का और पक्षियों का होता है, जो पादपों का होता है उनकी कोशिका सेल के बारे में हम जान चुके थे, और उनकी जो प्लाज्मा झिल्ली थी, कोशिका भित्ति थी, उनके बारे में हम चर्चा कर चुके थे। अब यहाँ पर हमारा टॉपिक आया सर हमारा जीवन के 5 साम्राज्य। जो जीवन होता है उसके 5 साम्राज्य कौन कौन से हैं, उनके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। जीवन के 5 साम्राज्य। देखिए, टैक्सोनॉमी अध्ययन का मुख्य उद्देश्य जीवों को वर्गीकरण के व्यवस्थित ढांचे के भीतर एक उपयुक्त स्थान प्रदान करना है। जो टैक्सोनॉमी अध्ययन होता है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है सर? जीवों को वर्गीकरण के व्यवस्थित ढांचे के भीतर एक उपयुक्त स्थान प्रदान करना है, और इस ढांचे को टैक्सोनॉमिक पदानुक्रम के रूप में जाना जाता है। ठीक है, जिसके द्वारा टैक्सोनॉमिक समूह को एक निश्चित क्रम में उचित उच्च से निम्न श्रेणियों में व्यवस्थित किया जाता है। एक श्रेणी को टैक्सोन कहा जाता है और इसका उपयोग पौधों या जानवरों के वर्गीकरण में जगत, संघ, वर्ग, क्रम, वंश और प्रजाति के रूप में किया जाता है। इसके अलावा व्हिटेकर ने 1959 में जीवित जीवों को निम्नलिखित 5 जगतों में व्यापक श्रेणियों में वर्गीकृत किया है। कैसे? जो जीवित जीवों की पहचान, वर्गीकरण उनके शरीर की बनावट, उनके कार्य के आधार पर किया जाता है। इसलिए जीवन रूपों का वर्गीकरण उनके विकास से निकटता से जुड़ा हुआ है, जबकि जीवित जीवों को विभिन्न मानदंडों के अनुसार अलग अलग तरीके से वर्गीकृत किया गया है। उसी तरह व्हिटेकर ने 1959 में जीवित जीवों को निम्नलिखित 5 जगतों या व्यापक श्रेणियों में वर्गीकृत किया कि किस प्रकार उनका वर्गीकरण किया गया और किस प्रकार उनको व्यापक रूप से जगत में माना गया, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो पहला है सर हमारा यहाँ पर जगत मोनेरा। जगत मोनेरा को सर प्रोकैरियोटिक या बैक्टीरिया कहा जाता है। क्या होता है जगत मोनेरा में? प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया और नीले हरे शैवाल पाए जाते हैं। उसके बाद आता है सर हमारा जगत प्रोटिस्टा। जगत प्रोटिस्टा में सर एक कोशिकीय यूरोकैरियोटिक जीव, प्रोटोजोआ, कवक और शैवाल पाए जाते हैं। तीसरा आता है सर हमारा किंगडम फंगाई, यानी जगत फंगाई होता है जो,
उसमें बहुकेंद्रीय उच्चतर फंगाई पाए जाते हैं। अगला है सर हमारा किंगडम प्लांटे। किंगडम प्लांटे के अंदर सर बहुकोशिकीय हरे पौधे और उन्नत शैवाल पाए जाते हैं। बहुकोशिकीय हरे पौधे और उन्नत शैवाल पाए जाते हैं। उसके बाद आता है सर हमारा पांचवा आता है किंगडम एनिमेलिया। किंगडम एनिमेलिया में सर बहुकोशिकीय जानवर पाए जाते हैं। कौन से? बहुकोशिकीय जानवर पाए जाते हैं। ठीक है। उसके बाद सर हमारा है कि 1982 में मार्गुलियस और स्वार्ट्ज ने 5 जगत वर्गीकरण को संशोधित किया। इसमें एक प्रोकैरियोटिक और 4 यूकैरियोटिक जगत शामिल है। प्रोटोसिस्टा, फंगी, प्लांटे और एनिमेलिया। यह योजना व्यापक रूप से स्वीकार की जाती है कि इनके बारे में जो जो वर्गीकरण किया गया है उन सभी चीजों को विस्तार से यहाँ पर बताया गया है। उसके बाद आता है सर कोशिका। जो कोशिका होती है सभी जीवित चीजों का आधार होती है। जो कोशिका होती है सर सभी जीवित चीजों का क्या होती है? आधार होती है। कोशिकाएं जीवन की मूल इकाइयां हैं। कोशिकाएं जीवन की मूल इकाइयां हैं। वे जीवित जीव के सबसे छोटे हिस्से हैं। वे जीवित जीव के सबसे छोटे हिस्से हैं जो स्वतंत्र अस्तित्व जी सकते हैं। जो स्वतंत्र अस्तित्व को जी सकते हैं। अकेले या अन्य कोशिकाओं के साथ मिलकर के, अकेले या अन्य कोशिकाओं के साथ मिलकर वे सभी जीवित चीजों के शरीर बनाते हैं। वे सभी जीवित चीजों के शरीर बनाते हैं। उसके बाद है सर हमारा कोशिका। कोशिका क्या है? सभी जीवित चीजों का आधार। सभी जीवित चीजों का आधार कैसे है? कोशिकाएं जीवन की मूल इकाइयां हैं। कोशिकाएं जीवन की मूल इकाइयां हैं। वे जीवित जीव के सबसे छोटे हिस्से हैं। वे जीवित जीव के सबसे छोटे हिस्से हैं जो स्वतंत्र अस्तित्व जी सकते हैं। जो स्वतंत्र अस्तित्व जी सकते हैं। अकेले या अन्य कोशिकाओं के साथ मिलकर कर वे सभी जीवित चीजों के शरीर बनाते हैं। वे सभी जीवित चीजों के शरीर बनाते हैं। बोल। आगे देखते हैं सर फिर हमारा कोशिका की संरचना। कोशिका की संरचना कैसी होती है? प्रत्येक कोशिका एक झिल्ली या जीवित आवरण से घिरी होती है। प्रत्येक कोशिका एक झिल्ली या जीवित आवरण से घिरी होती है। झिल्ली के भीतर प्रोटोप्लाज्म होता है। उस झिल्ली के भीतर सर प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है। जीव द्रव्य के भाग, फिर देखते हैं हम जीव द्रव्य के भाग कौन कौन से होते हैं। नाभिक कोशिका के अन्य सभी भागों की, नाभिक कोशिका के अन्य सभी भागों की गतिविधियों को नियंत्रित और निर्देशित करता है। गतिविधियों को नियंत्रित और निर्देशित करता है। शेष भाग को कोशिका द्रव्य के रूप में जाना जाता है। शेष भाग को कोशिका द्रव्य के रूप में जाना जाता है। जहां कोशिका की कोई भी महत्वपूर्ण गतिविधि होती है, जहां कोशिका की कोई भी महत्वपूर्ण गतिविधि होती है, कोशिका के निम्नलिखित भाग होते हैं। जैसे पहला होता है सर कोशिका भित्ति के केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। इसमें निर्जीव पदार्थ होते हैं जैसे लिग्निन, पेक्टिन, सेल्यूलोज आदि। दूसरा आता है सर हमारा कोशिका झिल्ली प्लाज्मा लेमा। यह कोशिका द्रव्य की बाहरी झिल्ली है। यह कोशिका द्रव्य की बाहरी झिल्ली है जो जानवरों और पौधों दोनों में पाई जाती है। जो जानवरों और पौधों दोनों में पाई जाती है। इसमें प्रोटीन जैसे जीवित पदार्थ होते हैं। इसके अंदर प्रोटीन जैसे जीवित पदार्थ पाए जाते हैं। आगे देखते हैं सर तीसरे नंबर पर आता है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तीसरे नंबर पर क्या आता है सर? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ईआर। क्या होता है ईआर? यह कोशिका द्रव्य में झिल्ली की नलिया या चैनलों का एक नेटवर्क है जो प्रोटीन संश्लेषण और सामग्री के चलन में मदद करता है। ठीक है सर। चौथे नंबर पर आता है हमारा राइबोसोम। क्या आता है? राइबोसोम। राइबोसोम वे अमीनो एसिड से प्रोटीन के संश्लेषण में मदद करते हैं। जो राइबोसोम होते हैं वे अमीनो एसिड से प्रोटीन के संश्लेषण में मदद करते हैं। गोल्जी उपकरण यानी गोल्जी निकाय वे झिल्ली के ढेर से बने हैं जो बैग जैसी संरचनाएं हैं। उनके कार्यों में
विभिन्न पदार्थों का स्राव, पौधों में कोशिका भित्ति के पैक्टिक पदार्थ का स्राव और कोशिका विभाजन के दौरान कोशिका के निर्माण में मदद करना शामिल है। ठीक है सर। फिर आती है हमारी रिक्तिकाएं। छठे नंबर पर रिक्तिकाएं क्या होती है? रिक्तिकाएं एक कोशिका के भीतर तरल से भरी थैली होती है। जो रिक्तिकाएं क्या है? एक कोशिका के भीतर तरल से भरी हुई थैली होती है। जानवरों में वो बहुत छोटी होती है। उनके कार्यों में ऑस्मो विनियमन और कोशिका स्फीति का रख रखाव शामिल है। उनके कार्यों में ऑस्मो विनियमन और कोशिका स्फीति का रख रखाव शामिल है। ठीक है सर। फिर आगे आता है सर हमारे 7वें नंबर पर माइटोकॉन्ड्रिया। क्या आता है सर? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया छड़ जैसी या गोलाकार अर्धठोस संरचनाएं जिनमें मैट्रिक्स में कुछ एंजाइमों के साथ डीएनए होता है। उन संरचनाओं में सर डीएनए में पाया जाता है। जो सभी कोशिकाओं में पाए जाते हैं वे एटीपी, एटीपी का मतलब होता है ऊर्जा भंडारण अणु, ऊर्जा भंडारण अणु, वो एटीपी को संश्लेषित करते हैं। और क्रोमोप्लास्ट जो रंगीन होते हैं और जो दो प्रकार के होते हैं, गैर प्रकाश संश्लेषक क्रोमोप्लास्ट जो फूलों, फलों और पत्तियों को रंग प्रदान करते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्रोमोप्लास्ट जो हरे पौधों में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से भोजन बनाते हैं। फिर नवा आता है सर हमारा नाभिक। नाभिक प्रत्येक नाभिक परमाणु झिल्ली से बंधा उससे भोजन बनाते हैं। ठीक है। फिर आता है सर नवा नाभिक। नाभिक क्या होता है? प्रत्येक नाभिक परमाणु झिल्ली से बंधा होता है जिसमें न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। न्यूक्लियोप्लाज्म क्रोमेटिन और न्यूक्लियोलस से बना होता है। ठीक है सर। क्रोमेटिन में डीएनए, आरएनए और प्रोटीन होते हैं। क्रोमेटिन में सर डीएनए, आरएनए और प्रोटीन पाया जाता है। नाभिक सभी कोशिका गतिविधियों को नियंत्रित करता है और आनुवंशिकता के लक्षणों के हस्तांतरण के लिए जिम्मेदार होता है और कोशिका विभाजन में भी सहायता करता है तथा कोशिका विभाजन में भी सहायता प्रदान करता है। फिर 10वां आता है सर हमारा सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम क्या होता है? देखो, प्रोटोप्लाज्म का एक घना क्षेत्र, प्रोटोप्लाज्म का एक घना क्षेत्र यह नाभिक के करीब स्थित होता है। यह नाभिक के करीब स्थित होता है। यह आमतौर पर पशु कोशिकाओं में पाया जाता है। जो आमतौर पर पशु कोशिकाओं में पाया जाता है। सेंट्रोसोम के बीच में कोशिका की सतह के बारीक विस्तार है। सेंट्रोसोम के करीब में ये कोशिका की सतह के बारीक विस्तार हैं और संरचना में समान होते हैं तथा संरचना में समान भी पाए जाते हैं। इनका कार्य गति का हरकत में मदद करना होता है, गति को आगे बढ़ाना होता है और कुछ जानवरों में ये भोजन करने में भी मदद करते हैं तथा कुछ जानवरों में ये भोजन करवाने में भी उनकी मदद को करते हैं। ठीक है सर। फिर आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर कोशिका। कोशिका क्या होती है? संरचना और उसके कार्य। कोशिका की संरचना और उसके कार्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। कोशिका जीवित जीवों की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। इसकी खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी। लैटिन में सेल का मतलब है छोटा कमरा। लैटिन में सेल, सेल यानी होता है कोशिका, कोशिका का मतलब सर छोटा कमरा। कई जीव जैसे बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ और यीस्ट एकल कोशिका से बने होते हैं। कई जीव होते हैं सर बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ और यीस्ट, ये एकल कोशिका से बने होते हैं जिन्हें एक कोशिकीय जीव कहा जाता है। जिन्हें सर एक कोशिकीय जीव भी कहा जाता है। और जटिल जीवों को बहुकोशिकीय जीव कहा जाता है। और जटिल जीवों को बहुकोशिकीय जीव कहा जाता है जो कई कोशिकाओं से बने होते हैं, कई कोशिकाओं से बने होते हैं। ठीक है सर। इसको हम पढ़ चुके हैं। यहाँ पर आगे देखते हैं कोशिका की संरचना। कोशिका की संरचना कैसे होती है? सभी कोशिकाओं में 3 प्रमुख कार्यात्मक क्षेत्र होते हैं। सभी कोशिकाओं में 3 प्रमुख कार्यात्मक क्षेत्र होते हैं। पहला होता है सर हमारा कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली और कोशिका भित्ति। ठीक है। दूसरा होता है नाभिक,
तीसरा होता है कोशिका द्रव्य। फिर आता है कोशिका की बाहरी सीमा प्लाज्मा झिल्ली होती है, इसके अंदर कोशिका द्रव्य पाया जाता है, कोशिका द्रव्य होता है। कोशिका द्रव्य में विभिन्न कोशिकीय या कोशिकांग और समावेशन जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट आदि निलंबित रहते हैं या आदि पाए जाते हैं। फिर आते हैं सर हमारे जो अंग, अंग क्या होते हैं और अंगों के प्रकार किस प्रकार से काम करते हैं उनको जानते हैं। देखो, वे बहुकोशिकीय जीवों में पाए जाते हैं अंग। वे बड़े आकार के होते हैं। वे जीवों के शरीर के बाहरी या आंतरिक हो सकते हैं। अंग ऊतकों से बनते हैं। ऊतक कोशिकाओं से बने होते हैं। कोशिकाएं कोशिकांगों से बनी होती हैं। देखो अंग की संरचना कैसे है। अंग ऊतकों से बने होते हैं, ऊतक कोशिकाओं से बने होते हैं और कोशिकाएं संरचनाओं से बनती हैं। ठीक है। अगला है अंग आपस में समन्वय करके अंग प्रणाली बनाते हैं, जबकि अंग प्रणाली जीव के शरीर का निर्माण करती है। जबकि अंग प्रणाली जीव के शरीर का निर्माण करती है। फिर आता है सर अंगों। अच्छा, ये हो गया हमारा सिंगुलर, क्या हो गया एक तरह से सिंगुलर, और ये हो गया सर हमारा प्लूरल। ठीक है, एक वचन बहुवचन है ना, एक कोशिकीय बहुकोशिकीय। देखो इसके बारे में चर्चा करते हैं। ये सभी यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। ये बहुत छोटे आकार के होते हैं। ये ज्यादातर आंतरिक होते हैं। ये सूक्ष्म और स्थूल अणुओं से बने होते हैं। कोशिका बनाने के लिए कोशिकांग समन्वय करते हैं। ठीक है। फिर आता है सर हमारा पशुओं में पोषण का तरीका। पशुओं में पोषण कैसे करवाया जाता है। देखिए, पोषण भोजन लेने और उसका उपयोग ऊर्जा प्राप्त करने में, शरीर की वृद्धि और मरम्मत के लिए करने की प्रक्रिया है। पोषण क्या होता है? भोजन लेने, उसका उपयोग ऊर्जा प्राप्त करने और शरीर की वृद्धि और मरम्मत करने की प्रक्रिया है। पशु भोजन के लिए दूसरे जानवरों या पौधों पर निर्भर रहते हैं। जो पशु होते हैं ना, वो भोजन के लिए दूसरे जानवरों या पौधों पर निर्भर रहते हैं। वे अपनी पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए या तो पौधे या जानवर या दोनों को खाते हैं। या तो पौधों को खाएंगे या जानवर, इन दोनों को खाएंगे। ठीक है सर। पोषण भोजन लेने और उसका उपयोग ऊर्जा प्राप्त करने, शरीर की वृद्धि या मरम्मत करने की प्रक्रिया है। जानवर अपना भोजन प्राप्त करने के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं। वे अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, इसलिए वे विषमपोषी भी होते हैं। बात आती है यहाँ पर विषमपोषी की, कि वे अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, इसलिए सर उनको विषमपोषी भी कहा जाता है। ठीक है। फिर आगे दे रखा है सर, जानवरों को पहले से तैयार भोजन की जरूरत होती है। जानवरों को पहले से तैयार भोजन की जरूरत होती है और इसलिए वे या तो पौधों या दूसरे जानवरों पर निर्भर रहते हैं जिन्हें वे खाते हैं। हाँ, एक मिनट रुक। उदाहरण के लिए सांप मेंढक खाता है, कीड़े जानवरों के शव खाते हैं, पक्षी कीड़े मकोड़ों खाते हैं आदि। फिर आता है सर पोषण के तरीके। एक मिनट रुक जाओ बेटा। पोषण के तरीके क्या होते हैं? किसी जीव द्वारा भोजन प्राप्त करने की विधि को पोषण के तरीके कहा जाता है। पोषण के दो तरीके होते हैं, पहला स्वपोषी, दूसरा होता है हमारा विषमपोषी। देखो, पोषण की विषमपोषी विधा क्या होती है? सभी जानवर कार्बन डाइऑक्साइड और पानी जैसे सरल कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन नहीं बना सकते। वे भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं। इसे पोषण या का विषमपोषी तरीका कहा जाता है। वे जीव जो भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं उन्हें विषमपोषी कहा जाता है। क्या कहा जाता है सर? विषमपोषी। उदाहरण के लिए मनुष्य, एक मिनट रुक जा। मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली, हिरण, बाघ, गाय, खमीर जैसे गैर हरे पौधे या सभी विषमपोषी है। वे अपने भोजन के लिए पौधों या दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं। ठीक है सर। तो ये थी हमारी फाउंडेशन क्लास की, क्लास 3 साइंस की। और अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।